तो हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम भारतीय काव्य शास्त्र के बारे में परिचय लेंगे। तो ये आपका MHT जो आपका सब्जेक्ट है MHT 05, ठीक है। तो उसका ये जो 5th चैप्टर है उसमें है अभी हम, ठीक है। तो अभी तक हमने काव्य लक्षण, काव्य प्रेरणा और काव्य हेतु, ठीक है, इनके बारे में देखा। फिर उसके बाद हमने काव्य प्रयोजन के बारे में देखा। फिर उसके बाद हमने शब्द शक्ति के बारे में देखा। तो अभी हम भारतीय काव्य शास्त्र के बारे में देखने वाले हैं कि इसका विकास कैसे हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहला हमको यह जानना आवश्यक है कि जो भारतीय काव्य शास्त्र है उसमें कितने संप्रदाय आते हैं, ये देखना आवश्यक हो जाता है, ठीक है। तो इसमें जो पूरे मिलाकर हमारे हैं 6 संप्रदाय आते हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर आपको 6 संप्रदाय देखने को मिलेंगे भारतीय काव्य शास्त्र में। तो जो सभी संप्रदाय हैं वह लगभग एक दूसरे से मिले जुले ही रहेंगे, फिर भी सभी का अपना अलग सिद्धांत है, ठीक है। तो कुछ बातें होंगी जो इन संप्रदायों में एक जैसी लगेगी और कुछ बातें ऐसी भी होंगी जो अलग अलग लगेंगी आपको, ठीक है। तो सरल भाषा में हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो ये जो संप्रदाय है इसका प्रारंभ कहाँ से हुआ ये पहले देख लेते हैं। तो इसका प्रारंभ रस संप्रदाय से हुआ है। तो इसका प्रवर्तन भरत मुनि जी ने किया है। तो ऐसा माना जाता है कि इनका जो समय है वह ईसा पूर्व की जो 3री शताब्दी है वहाँ से प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। अब ईसा पूर्व क्या होता है, ठीक है। ईसा पूर्व का मतलब होता है कि ईसा के जन्म लेने से पहले का काल होता है, ठीक है। मतलब जो हमारा अभी समय चल रहा है वह ईसा है, ठीक है। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस प्रकार जब ऑर्डर वाइज ईयर्स चलते हैं तो उस ऑर्डर वाइज में ईयर्स चलते हैं अभी। तो उसमें हम 2021 ईयर्स हम उसमें हो चुका है, ठीक है। लेकिन जो फर्स्ट ईयर था उससे पहले का जो काल आता है उसको हम ईसा पूर्व कहते हैं, ठीक है। तो इसमें पीछे चलते हैं, ईसा पूर्व में समय को पीछे चलते हैं, ठीक है। तो जो ईसा पूर्व की 3री शताब्दी है वहाँ से लेकर ईसा की मतलब ईसा के बाद की 3rd सेंचुरी तक मतलब 600 ईयर्स के बीच में कहीं रस संप्रदाय का विकास हुआ है ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो मान के चलते हैं ईसा पूर्व 3री शताब्दी में इसका प्रारंभ हुआ है, ठीक है। तो तब से लेकर अब तक हम देखें तो जो काव्य शास्त्र है उसका विकास होता ही रहा है, ठीक है। लेकिन जो संस्कृत काव्य शास्त्र है विशेष रूप से जब भी हम भारतीय काव्य शास्त्र का बात करते हैं तो संस्कृत काव्य शास्त्र विशेष रूप से माना जाता है क्योंकि वहीं से ही सब कुछ प्रारंभ हुआ है, ठीक है। जितने भी अन्य भाषाओं में काव्य शास्त्र संबंधी सिद्धांत हैं वह सभी भारतीय काव्य शास्त्र से प्रभावित हैं, ठीक है। तो ये जो सिद्धांत है वो ईसा की ईसा पूर्व 3री शताब्दी से प्रारंभ होता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो बामा हैं अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। तो ये इनका अलंकार सिद्धांत जो है वह 6th सेंचुरी में डेवलप होता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो रीति सिद्धांत है यह 8th सेंचुरी में डेवलप होता है, ठीक है। फिर देखिए अब रीति संप्रदाय से सभी आपको एक एक सेंचुरी बढ़ाते जाना है, ये याद रख लीजिए, ठीक है। आपको एक बार ऑर्डर याद रख लेना है कि रस संप्रदाय, फिर उसके बाद अलंकार, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति, औचित्य, ये ऑर्डर आपको याद रखना है, ठीक है। तो फिर उसके बाद ध्वनि संप्रदाय जो है वह 9th सेंचुरी में आता है। फिर उसके बाद वक्रोक्ति 10th, फिर जो औचित्य संप्रदाय है वह 11th सेंचुरी में आता है, ठीक है। तो 11वीं शताब्दी में औचित्य संप्रदाय का विकास प्रवर्तन अधिक हुआ है, ठीक है। इस प्रकार हम विभिन्न प्रकार के संप्रदायों का जो समय रहा है उसके बारे में इस प्रकार विश्लेषण कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब बात होती है कि
सिद्धांत क्या है इनके, ठीक है। इस प्रकार हम देखें तो जब भी हम डिटेल में इसका एनालिसिस करते हैं तो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है समझने में, ठीक है। क्योंकि जो सिद्धांत होते हैं वो बहुत डिटेल में चलते हैं, तो क्या होता है कि बात कही क्या गई है वो समझ में नहीं आती है, ठीक है। इसलिए मैं आपको कुछ सरल जो उदाहरण है वह देकर आपको प्रयास करूँगा कि ये संप्रदाय क्या है, कैसे हैं, ये समझा सकूं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है उसको एक बार चेक कर लीजिए। इससे क्या है कि आपका जो यूजीसी नेट का पेपर 1 है उससे संबंधित ऑनलाइन टेस्ट आपको किसी भी फीस के पेमेंट के बिना आपको दी जा रही है। आप उसे कितनी ही बार रीयूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार 2018, 19 और 20 का जो हिंदी का हमारा जो हिंदी साहित्य का हमारा सब्जेक्ट पेपर है, पेपर 2 यूजीसी नेट का, उससे संबंधित रीयूजेबल टेस्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा, ठीक है। आप उसे ले सकते हैं यदि आप इन पेपर्स का प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो, ठीक है। तो इसमें आपको 6 प्रीवियस पेपर्स के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। तो पूरे मिलाकर आपको 600 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे प्रीवियस पेपर्स के, ठीक है, हिंदी के, ठीक है। तो अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है रस संप्रदाय से प्रारंभ करते हैं। तो जो रस संप्रदाय है जिसके प्रवर्तक भरत मुनि जी हैं, इन्होंने नाट्य शास्त्र लिखा है, ठीक, नाट्य शास्त्र लिखा है, ठीक है। तो ये इनका जो ये नाट्य शास्त्र था ये अधिक रूप से क्या था, नाटक से संबंधित था, काव्य से संबंधित कम था, ठीक है। अब जो प्राचीन काल है उसमें नाटक भी काव्य के रूप में ही खेला जाता था, तो नाटक में भी पद्य ही होते थे, इस कारण से उन्होंने काव्य का भी विश्लेषण कर दिया है, ठीक है। तो जो रस सिद्धांत होता है उसमें ऐसा माना जाता है कि जो मन की जो प्रबल भावनाएं होती हैं वही प्रमुख हैं, ठीक है। तो भावना को जो भावनाएं हैं उन्हीं को यहाँ पर प्रमुखता दी जाती है रस सिद्धांत में, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें स्थायी भाव, ठीक है, फिर उसके बाद संचारी भाव, विभाव, अनुभाव, ये सभी आते हैं, ठीक है। तो ये सभी रस के अंग हो गए, ठीक है। मतलब जो रस है वह इस प्रकार से इन अंग मतलब इन अलग अलग अंगों को मिलाकर रस की निष्पत्ति होती है, या जो रस है वह प्रकाशित होता है, ऐसा कहा जाता है रस संप्रदाय में, ठीक है। अब उदाहरण के लिए रामायण का उदाहरण लेते हैं। तो रामायण में जब राम को दुख होता है तो जो दर्शक गण हैं या सद्हृदयी कहा जाता है, ठीक है। तो जो सद्हृदयी है मतलब जिसका अच्छा मन है, सद्हृदयी, उसको भी क्या होता है, दुख होता है, ठीक है। मतलब काव्य में कोई भी घटना यदि घटती है, यदि उसको कवि या कोई रचनाकार अच्छे तरह से लिखता है तो उससे क्या होता है, जो पढ़ रहा होता है उसमें भी रस जो होता है वह प्रकाशित होने लगता है, ठीक है। हाँ, क्योंकि यहाँ पर इस घटना में या उदाहरण में बताया मैंने कि राम को दुख होता है तो हमें भी दुख होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये होता है कि जो रस होता है हम में, ठीक है, मन में जो रस होता है वह प्रकाशित होने लगता है, ठीक है। इस प्रकार से हम इस सिद्धांत का विश्लेषण कर सकते हैं, ठीक। तो इसमें क्या होता है, एक सिद्धांत भी भरत मुनि जी ने बताया है कि विभाव अनुभाव और संचारी के निष्पत्ति से जो रस होता है वह उद्दीप्त होता है, ऐसा उन्होंने बताया है, ठीक है। तो सरल भाषा में समझें तो रस के 4 अंग हैं। एक है
स्थायी भाव, फिर उसके बाद है विभाव, अनुभाव, फिर संचारी भाव। ठीक है, इस प्रकार से 4 भागों में विभाजित कर देते हैं। ठीक है, ये तो था खाली सरल आपको एनालिसिस रस संप्रदाय का। मतलब जो स्थायी भाव होता है, ठीक है, जो स्थायी भाव होता है, ये जो होता है मनुष्य में जन्म से ही होता है। ठीक है, इसको अलग से उद्दीप्त करना नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये जो सहज भाव होते हैं मतलब जन्म से आते हैं, जैसे हास्य हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद वीरत्व हो गया। ठीक है, वीरता की भावना है, हास्य की भावना है। ठीक है, ये सभी जन्म से ही आते हैं। ठीक है, इस प्रकार इनको स्थायी भाव कहते हैं, जो सदैव मनुष्य के मन में रहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद संचारी भाव। संचारी भाव जो है वह स्थायी भाव को और भी अधिक प्रबल बनाते हैं। ठीक है, मतलब सहचरी भाव होते हैं, उनको संचारी भाव कहते हैं। फिर उसके बाद आता है विभाव, अनुभाव। ये थोड़ा डिटेल में जाना पड़ता है। ठीक है, फिर उसके बाद जब हम रस संप्रदाय के बारे में पढ़ेंगे तो उसको देखेंगे, विभाव अनुभाव को भी। ठीक है, फिर उसके बाद अलंकार संप्रदाय आता है। ठीक है, तो जो अलंकार संप्रदाय है इसमें बामन ने कहा है कि जो भी काव्य लिखा जाता है वो तभी अच्छा लगेगा जब उसका अलंकार किया जाएगा। ठीक है, जैसे कोई एक औरत है, कोई एक लड़की है। ठीक है, मान लीजिए उदाहरण उन्होंने बताया है, तो वह साधारण रूप में भी अच्छी दिख सकती है, लेकिन जब उसको अलंकृत किया जाता है तो और भी अच्छी दिखती है। ठीक है, तो यही बात इन्होंने यहाँ पर कहा है कि जो काव्य है वो साधारण रूप से लिखेंगे तो हो सकता है कि अच्छी लगे, लेकिन यदि हम उस काव्य में अलंकारों का अच्छा प्रयोग करेंगे, मतलब उसको सजाएंगे अच्छे से, तो वह और भी अच्छी दिखेगी। ठीक है, तो यही बात बामा ने कही है। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात और याद रखना है कि इन सब संप्रदायों में आत्मा के बारे में बताया गया है। ठीक है, काव्य, ठीक है, काव्यात्मा या काव्य की आत्मा। ठीक है, तो रस सिद्धांत के अनुसार काव्य की आत्मा रस है। ठीक है, जो काव्य है उसकी जो आत्मा है वह रस है। इस प्रकार सभी अपने अपने सिद्धांत के संदर्भ में जब कहते हैं तो वो सभी लोग कहते हैं कि मेरा जो सिद्धांत है वह काव्य की आत्मा है, ऐसा सभी संप्रदाय के आचार्य लोगों का मानना है। ठीक है, अब काव्यात्मा क्या होता है? जैसे शरीर है, तो शरीर में जब आत्मा होती है तभी चेतना होती है। ठीक है, उसी प्रकार जो काव्य होता है उसका एक प्राण तत्व होता है। ठीक है, मतलब जिसके कारण काव्य की चेतना प्रकट होती है। अब रामायण को लीजिए, अब उसका जो काव्यात्मा है उसका अपना गुणधर्म होगा। जैसे उस मेरे अनुसार जो रामायण काव्य है उसका काव्यात्मा में क्या गुण है? ठीक है, धर्म है, वीरत्व है, भावनाएं हैं, ये सभी उसके गुण, उसके आत्मा के गुण हैं। रामायण काव्य के आत्मा के गुण में वीरता है, धर्म है, ठीक है, भावनाएं, ये सभी उसके आत्मा के गुण हैं। इस प्रकार से किसी भी काव्य का जो प्राण तत्व होता है, मतलब जो मेन कंटेंट होता है, मेन उसका जो भावना होता है, उसको काव्यात्मा कहा गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से अलंकार को जो भामा है उन्होंने काव्य की मतलब काव्य का एक मुख्य विषय माना है। ठीक है, इस प्रकार से इसमें अलंकार में क्या होता है कि जो शब्द अलंकार होते हैं वह एक प्रकार है, फिर अर्थ अलंकार होता है, फिर और एक होता है उभय अलंकार। ठीक है, शब्द अलंकार में क्या होता है कि शब्दों को महत्व दिया जाता है इसमें। ठीक है, जैसे राम थे बड़े कुशल। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरी पंक्ति में उनके गुरु भी थे बड़े
बुद्धि कुशल, ठीक है। अब पहली पंक्ति में कुशल है, दूसरी पंक्ति में भी कुशल है, ला ला ऐसा सेम आ रहा है, ठीक है। अब ये शब्दालंकार हो गया, ठीक है। उसी प्रकार अर्थालंकार में क्या होता है कि यदि जो शब्द हैं उनको बदलने पर भी वैसा ही अलंकार दिखता है तो उसको हम अर्थालंकार कहते हैं। जैसे कुशल और कुशल दोनों पंक्तियों में कुशल आता है तभी हमको वहाँ पर अच्छा दिख रहा है वो काव्य। लेकिन यदि कुशल के स्थान पर कोई और शब्द लगाने पर भी यदि मैच कर जाता है, अच्छा सौंदर्य दिखता है, तो वह अर्थालंकार हो जाता है, ठीक है। जैसे राम के परिवार में सभी थे बड़े बुद्धिमान, ठीक है। राम के परिवार में सभी थे बड़े बुद्धिमान, मतलब इस प्रकार से इसमें अर्थालंकार में क्या होता है कि अर्थ को प्रमुखता दी जाती है, ठीक है। अब उदाहरण तो नहीं बन रहा है, जब उस चैप्टर में जाएंगे तब और अच्छा बनेगा, ठीक है। तो संक्षिप्त में ही एनालिसिस कर देते हैं, ठीक है, नहीं तो और लेक्चर बड़ा होगा। तो जब हम जिस चैप्टर में जिस टॉपिक पर बात करेंगे तब हम उसका वहाँ उदाहरण देखेंगे, ठीक है। तो इतना ही समझ लीजिए कि शब्द अलंकार जो है वह शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार में विभाजित होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद रीति संप्रदाय। तो रीति संप्रदाय में क्या होता है कि जो शैली है उसको प्रमुखता दी जाती है। तो जो वामन है इसके प्रवर्तक आचार्य हैं, ठीक है। तो शैली का मतलब होता है मतलब प्रत्येक कवि की अपनी एक शैली होती है, ठीक है। मतलब लिखने का जो उनका अपना एक स्वभाव होता है, ठीक है। इसमें वामन ने शैली को बहुत ही महत्व दिया है, ठीक है। तो जो वामन है वह कहते हैं कि रीति प्रमुख है, ठीक है। अब इसमें गुण, काव्य के जो गुण हैं उनके बारे में बताया गया है, ठीक है। फिर रीति के बारे में बताया गया है, ये दोनों प्रमुख हैं इस सिद्धांत में, ठीक है। तो इनका मानना है कि जो कवि होता है उसके स्वभाव के अनुसार काव्य की अनेक शैलियाँ होती हैं, उसी को रीति कहा गया है, ठीक है। मतलब कुछ काव्य कोमल होते हैं, बहुत कोमलता भरे होते हैं, उनमें किसी भी प्रकार का कोई कठोर भाव नहीं होता है, ठीक है। सुनने मात्र से ही हमको लगेगा कि बहुत अच्छा एकदम लगेगा हमको, ठीक है। उस प्रकार के काव्य को बहुत कोमल काव्य मानते हैं, ठीक है। ये एक कवि की शैली होती है, ये एक कविता की रीति हो सकती है, ठीक है। इस प्रकार से वामन कहते हैं। फिर उसके बाद ध्वनि संप्रदाय। तो ध्वनि संप्रदाय में क्या है कि इसमें व्यंग्य को महत्व दिया जाता है, ठीक है। तो ध्वनि संप्रदाय में क्या है कि इसके प्रवर्तक आनंदवर्धन है, वह व्यंग्य को महत्व देते हैं, ठीक है। व्यंग्य मतलब आप जानते ही होंगे, किसी भी बात को मतलब ऊपर से लगेगा कि हम किसी के बारे में अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन व्यंग्य में होता क्या है कि उसका एक अर्थ अपने में अंदर कुछ और अर्थ निकलता है, ठीक है। व्यंग्य उसको कहते हैं। तो ये इस सिद्धांत के प्रवर्तक आनंदवर्धन है, इसको ध्वनि सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है वक्रोक्ति। वक्रोक्ति मतलब इसमें विचित्रता को महत्व दिया जाता है, ठीक है। वह से विचित्रता, ऐसा भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। विचित्रता, ठीक है। तो वक्रोक्ति में क्या है कि विचित्रता को महत्व दिया जाता है। वक्र का मतलब होता है टेढ़ा, ठीक है। वक्र मतलब टेढ़ा, किसी भी बात को सीधे ना कहकर टेढ़े रूप से कहने से क्या होता है कि विचित्रता उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण चमत्कार होता है, ठीक है। ऐसा कुंतक कहते हैं, जो कि वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं, ठीक है। तो बात एकदम सरल है कि
यदि मैं कहना चाहूँ कि मैं बाहर जा रहा हूँ तो मेरे जो घर वाले हैं वो सभी सुन के कहेंगे कि मतलब कुछ कहेंगे ही नहीं, क्योंकि बाहर जा रहा हूँ कहता हूँ तो कोई ठीक से मुझे सुनेगा भी नहीं, ठीक है। तो उसी बात को मैं यदि यह कहूँ कि मैं लंका जलाने जा रहा हूँ तो घर वाले सब सुनेंगे, ठीक है। तो दोनों बातों में क्या है, बात एक ही है कि मैं बाहर जा रहा हूँ, लेकिन जब मैं दूसरे वाक्य में बताया कि मैं लंका जलाने जा रहा हूँ तो घर वाले समझेंगे कि ये कुछ उत्पात मचाने वाला है, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि वो जो वक्रोक्ति होती है उसमें विचित्रता होती है, ठीक है। विचित्रता से क्या होता है कि जो पाठक काव्य को पढ़ रहा है उसमें एक प्रकार से रुचि उत्पन्न हो जाती है कि आखिर इसमें कहा क्या जा रहा है। इस प्रकार से वह अपनी बुद्धि को उस काव्य को समझने में लगाता है, ठीक है। तो विचित्रता होती है वक्रोक्ति सिद्धांत में, ठीक है। तो सरल भाषा में हम इस प्रकार से ही समझ सकते हैं, नहीं तो सिद्धांत में जाएंगे तो अधिक चांसेस होते हैं कंफ्यूज होने के, ठीक है। तो सिद्धांत के बारे में बात करते समय हमको थोड़ा क्लैरिटी होना चाहिए, ठीक है। इसलिए पहले उदाहरण को समझ ले तो उदाहरण से हम सिद्धांत को निकाल सकते हैं, लेकिन सिद्धांत से उदाहरण को निकालना थोड़ा कठिन होता है, ठीक है। मतलब सिद्धांत यदि थोड़ा डिटेल में है तो सबसे पहले ही बात है कि जो बुक में हमारा एग्जाम्पल दिया जाता है उसको पहले समझ लें, ठीक है। कुछ सिद्धांत थोड़े कंफ्यूजिंग हैं इसमें, ठीक है। काव्य शास्त्र में कुछ सिद्धांत थोड़े कंफ्यूज लगेंगे आपको। उदाहरण के लिए अलंकार सिद्धांत, ठीक है। फिर उसके बाद ध्वनि सिद्धांत, ये दोनों सिद्धांत थोड़े आपको डिटेल में जाने से और कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद औचित्य सिद्धांत को देखते हैं, ठीक है। तो औचित्य सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य क्षेमेंद्र हैं। तो औचित्य सिद्धांत में क्या होता है कि जो चीज़ जैसी होनी चाहिए उस चीज़ को हम यदि वैसे रख सकें तो उसका सौंदर्य बढ़ जाता है, ऐसा क्षेमेंद्र कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि औचित्य को महत्व दिया जाता है। जैसे काव्य के संदर्भ में यदि हम कहें तो मैं एक उदाहरण बताऊं तो मैं कहता हूं कि कमल एक खिल रहा है पानी के बीच में, देखकर उसे बच्चे खुशी से हो रहे हैं आनंद में, ठीक है। बच्चे खुशी से खेल रहे हैं आनंद में, इस प्रकार कोई काव्य लिखता हूँ मैं यदि, ठीक है। तो कमल एक खिल रहा है पानी में, बच्चे उसे देख खेल रहे हैं आनंद में, ठीक है। इस प्रकार एक कोई काव्य पंक्ति लिख देता हूँ तो उसमें औचित्य क्या है, कमल है वह पानी में खिल रहा है, उसको देखकर बच्चे खुशी से खेल रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, ठीक है। ये सभी औचित्य है। तो कमल तो पानी में ही खिलेगा और जब वह खिलेगा तो जो देखने वाले होंगे उनको तो खुशी होगी ही, और यदि उसको बच्चे देख लेते हैं तो उनमें खुशी और अधिक होगी, तो वो खेलने लग जाते हैं आनंद से, ठीक है। आनंदित होकर वो खेलने लग जाते हैं, ये सभी औचित्य है, ठीक है। तब यही काव्य में यदि यह कहूँ कि कमल खिल रहा है सूरज की धूप में भूमि पर, वह बड़ा अच्छा खिल रहा है, ठीक है। तो भूमि पर कोई कमल धरती पर कैसे खिल सकता है, ठीक है। ये यहाँ पर औचित्य हमारा क्या हुआ, थोड़ा यहाँ पर ठीक से औचित्य हम नहीं बैठा पाए, ठीक है। तो इस प्रकार से मतलब खाली वर्णन में ही नहीं, काव्य के बहुत से अंगों में औचित्य यदि नहीं बनता है तो काव्य का जो सौंदर्य होता है वह कम हो जाता है, या फिर सौंदर्य दिखता भी नहीं है काव्य में, ठीक है। तो इसी बात को औचित्य सिद्धांत कहते हैं। तो मैंने तो एक उदाहरण दिया था, लेकिन
काव्य के बहुत सारे अंग होते हैं, तो उसमें भी यदि औचित्य नहीं बन पाता है तो काव्य अच्छा नहीं आता है, ऐसा कहना है क्षेमेंद्र का। ठीक है, तो यही बात है। सरल भाषा में कहें तो यही हमारे 6 प्रकार के संप्रदाय हैं। ठीक है, तो इसको समझने में ही हमको बहुत टाइम लग गया। तो हो सकता है कि कुछ उदाहरण मैंने मतलब अच्छे नहीं बने हो कुछ उदाहरण, लेकिन मेरा प्रयास यह रहा, मतलब मैं यह प्रयास करना चाहता था कि किसी तरह आपको अच्छा इससे संबंधित परिचय दे दूं, जिससे कि कौन सा संप्रदाय कैसा है क्या है वो आपको समझ में आ जाए, और आपको यह भी समझ में आ जाए कि सभी संप्रदाय एक दूसरे से रिलेट भी करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सभी जो 6 संप्रदाय हैं वह अलग अलग हैं, सभी एक दूसरे को रिलेट करते हैं। विशेष रूप से रस संप्रदाय जो है वह सभी संप्रदायों में उससे संबंधित अध्ययन हुआ है। ठीक है, तो रस संप्रदाय पहले से लेकर अभी तक उसका महत्व बना हुआ है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, हम अभी अपना लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।